तो फिर क्या है? ये दो सोसाइटीज के बीच की एक सीक्रेट लैंग्वेज है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपके माइंड के अंदर कुछ हिडन रूल्स हैं, कुछ डीप कोड्स जो डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी कैसे काम करती है। इंटरेस्टिंग। आज हम डाइव करने वाले हैं इनटू द माइंड ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजी जाइंट क्लॉड लिवी स्ट्रॉस टू अंडरस्टैंड अ रेवोल्यूशनरी आइडिया कि किनशिप यानी रिश्तेदारी बायोलॉजी से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन से बनी है। एग्जैक्टली। सो दैट्स कूल ना। ये एक माइंड बेंडिंग जर्नी होने वाली है, सो सीट बेल्ट्स ऑन। एंड हे, अगर तुम ऐसी डीप एक्सप्लोरेशंस पसंद करते हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो, लाइक दिस वीडियो और वो बेल आइकन ऑन कर लो सो यू नेवर मिस आउट। चलो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। टुडेज लर्निंग मैप फॉर आवर डिस्कशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हमारे पास एक बड़ा एजेंडा है, सो गेट रेडी। ओके, क्या है मैप में? फर्स्ट हम लेवी स्ट्रॉस के कोर कॉन्सेप्ट्स पर एक बड़ा क्वेश्चन टैकल करेंगे, बाइनरी ऑपोजिट्स और एक्सचेंज इन द एनालिसिस ऑफ किनशिप। गॉट इट? उसके बाद देन हम अनपील करेंगे द मेजर क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, राइट? सही है। और फाइनली एंड फाइनली हम स्पॉटलाइट डालेंगे एडमंड आर लीच पर, वो थिंकर जिन्होंने लेवी स्ट्रॉस के आइडियाज को एक सुपर डायनेमिक ट्विस्ट दिया। वाओ, साउंड्स पैक्ड। सो लेट्स अनपैक दिस। ओके, चलो लेट्स जंप राइट इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक बड़ा सवाल है, सो ध्यान से सुनना। हाँ, लेट्स डू इट। How do the concepts of binary opposites and exchange figure in Levi-Strauss's structural analysis of kinship, 15M, 2016? और इसका broad micro theme है बताइए। The role of structural linguistics inspired cognitive patterns and reciprocity in shaping human social organization. वाओ, दैट्स अ माउथफुल। चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो लेवी स्ट्रॉस की फेमस बुक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप जो 1949 में आई थी, उसने बेसिकली गेम ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। उसने कहा कि किनशिप इजंट रियली अबाउट ब्लड लाइन्स, इट्स अबाउट अलायंसेस, एक तरह का सिंबॉलिक कम्युनिकेशन सिस्टम। सही है? Exactly. और इस सिस्टम को चलाने वाले दो फंडामेंटल इंजन्स है, बाइनरी ऑपोजिट्स और एक्सचेंज। चलो पहले वाले से शुरू करते हैं। ठीक है। टॉपिक 1, बाइनरी ऑपोजिट्स, द माइंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बाइनरी ऑपोजिट्स हैं क्या? साउंड्स वेरी टेक्निकल। एक्चुअली ये इतना टेक्निकल नहीं है जितना सुनने में लगता है। लेवी स्ट्रॉस जो लिंग्विस्टिक्स से काफी इंस्पायर्ड थे, उन्होंने प्रपोज किया कि हमारा ह्यूमन माइंड दुनिया को पेयर्स में तोड़कर समझता है। पेयर्स में? जैसे गुड बैड, उस, देम, डे नाइट, इनको कहते हैं बाइनरी ऑपोजिट्स। और उनका बिलीव था कि किनशिप भी इसी सेम लॉजिक पर ऑपरेट करती है। ओह, आई गेट इट। तो आप कह रही हैं कि हमारा ब्रेन एक बेसिक कंप्यूटर जैसा है, मतलब वो न्यूआंस नहीं समझता, बस जीरोज एंड वंस, ऑन एंड ऑफ, हम और वो। इज दैट द आइडिया? That's a perfect analogy. उनका मानना था कि ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, इन सिंपल पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड्स क्रिएट करता है। और इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट ये है कि द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल बाइनरी पेयर इज नेचर वर्सेस कल्चर। यहां से सब शुरू होता है। ओके, नेचर वर्सेस कल्चर, ये किनशिप से कैसे कनेक्ट होता है? तो आपके आंसर के बॉडी का फोकस इस पर होना चाहिए। द फेमस इंसेस्ट टैबू, यानी फैमिली के अंदर शादी ना करने का यूनिवर्सल रूल, वो क्रिटिकल पिवट है जहां से ह्यूमैनिटी नेचुरल स्टेट से कल्चरल स्टेट में आती है। समझे? ओके, कैसे? बाय प्रोहिबिटिंग मैरिज इनसाइड द फैमिली, कल्चर हमें फोर्स करती है टू लुक फॉर पार्टनर्स आउटसाइड, और इसी से अलायंसेस बनती हैं। और इसका कोई प्रूफ था उनके पास? आई मीन, ये तो एक बहुत बड़ा क्लेम है। एब्सोल्युटली। फॉर इंस्टेंस, अपने एनालिसिस में ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल क्लैंस, लेवी स्ट्रॉस ने एग्जैक्टली दिखाया कि कैसे उनके कॉम्प्लेक्स मैरिज रूल्स डिजाइन किए गए हैं टू ट्रांसफॉर्म बायोलॉजिकल मीटिंग इनटू अ सिस्टम ऑफ कल्चरल अलायंसेस। ये एक बहुत ही डिलिबरेट सोशल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। इसके बाद अगला की बाइनरी है सेल्फ वर्सेस अदर। किनशिप ग्रुप्स खुद को डिफाइन करते हैं बाय क्रिएटिंग अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अस द सेल्फ एंड देम द अदर। इसका एक फैंटास्टिक एग्जांपल सिंपल सोसाइटीज में यूज होने वाले मोएटी सिस्टम्स हैं। मोएटी सिस्टम्स, ये क्या होता है? ये सिस्टम्स बेसिकली पूरी सोसाइटी को दो हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं और क्लियरली डिमार्केट करते हैं वाइफ गिवर्स को वाइफ टेकर्स से। इससे सोशल स्टेबिलिटी और कोहेजन बनती है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ये ऑपोजिट्स कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं है। राइट। ये एक्चुअली एक नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओके, चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, ये मोइटी सिस्टम का एग्जाम्पल एक आंसर को कैसे स्ट्रेंथन करता है? आई वांट टू नो फॉर स्कोरिंग मार्क्स। कि आप हाई लेवल थ्योरी को रियल वर्ल्ड एथनोग्राफिक एग्जांपल से लिंक कर सकते हैं। दैट्स अ गेम चेंजर फॉर योर स्कोर। मेक सेंस। दूसरा सवाल, द इंसेस्ट टैबू लेवी स्ट्रॉस के लिए इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट द फंडामेंटल रूल? क्योंकि ये वो रूल है जो एक्सचेंज को मजबूर करता है। इट्स द सिंगल स्विच जो सोसाइटी को एक आइसोलेटेड नेचुरल फैमिली यूनिट से एक इंटरकनेक्टेड कल्चरल नेटवर्क में फ्लिप करता है। इसके बिना अदर्स से अलायंस बनाने का कोई मैंडेटरी रीजन ही नहीं है। तो ये वो एक रूल है जो हमें अपनी इमीडिएट फैमिली के बाहर सोशल होने के लिए फोर्स करता है। गॉट इट। ओके, आंसर स्ट्रक्चर के लिए, मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए नेचर कल्चर को सेल्फ अदर्स से पहले एक्सप्लेन करना बेहतर है। यस, एब्सोल्युटली। नेचर वर्सेस कल्चर फाउंडेशनल बाइनरी है। इंसेस्ट टैबू अदर को क्रिएट करता है, जिसके बाद सेल्फ वर्सेस कर पाता है। ये एक लॉजिकल फ्लो है, यूनिवर्सल रूल से उसके सोशल एप्लीकेशन तक। फैंटास्टिक टिप। एक और कंटेंट क्वेश्चन, वो कहते हैं कि ये ऑपोजिट्स इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? ऑपोजिट्स का मतलब तो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही तो उनके आर्गुमेंट का जीनियस है। ऑपोजिशन से जो टेंशन क्रिएट होती है वो अलायंस के थ्रू रिजॉल्व होती है। जब आपको मैरिज पार्टनर्स के लिए अदर की जरूरत पड़ती है तो आप एक पोटेंशियल एनिमी को इन लॉज यानी एक एलाय बना लेते हैं।
ऑपोजिशन ही कनेक्शन का रीजन बन जाता है। वाओ, ओके, फाइनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। मैं एग्जामिनर को ये कैसे क्लियर करूं कि मैं इंसेस्ट टैबू और मोइटी सिस्टम्स के बीच का लिंक समझता हूं? आप इसको एक्सप्लिसिटली स्टेट कीजिए। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ द इंसेस्ट टैबू विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम कल्चर फाइंड्स इट्स कॉन्क्रीट सोशल एक्सप्रेशन इन स्ट्रक्चर्स लाइक मोइटी सिस्टम्स विच ऑपरेशनलाइज द सेल्फ अदर डिस्टिंक्शन फॉर क्रिएटिंग अलायंसेस। ब्रिलियंट। ओके, सब लोग जो सुन रहे हैं, एक क्विक प्रैक्टिस क्यू का टाइम है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द incest taboo is the pivot from nature to culture because it necessitates exchange with the other. Rehearse. Perfect. इस पार्ट का मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमारा माइंड सोशल वर्ल्ड को सेल्फ अदर जैसे पेयर्स में कैटेगराइज करता है और नेचर कल्चर डिवाइड जिसे इंसेस्ट टैबू एनफोर्स करता है सारी सोशल लाइफ की फाउंडेशन है। ओके, तो अगर माइंड ये ऑपोजिट्स क्रिएट करता है तो इससे टेंशन बनती है। तो सोसाइटी टूट क्यों नहीं जाती? ऐसा क्या ग्लू है जो इन ऑपोजिट्स को जोड़कर रखता है? ये हमें अपने अगले टॉपिक पर लाता है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, द सोशल ग्लू। तो इसका जवाब है एक्सचेंज वो मैकेनिज्म है जो इन बाइनरी ऑपोजिट्स के बीच की टेंशन को रिजॉल्व करता है। ये एक ब्रिज है। लेवी स्ट्रॉस के लिए ह्यूमन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है मैरिज। इसका एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे दो बिजनेसेस हैं, वो राइवल्स हो सकते हैं ऑपोजिशन में, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज ट्रेड करना शुरू कर दें तो वो पार्टनर्स बन जाते हैं। हाँ, एक्सचेंज टर्न्स पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इनटू कोऑपरेशन। तो मैरिज उस ट्रेड जैसा है। दैट्स द कोर आइडिया। इंट्रोडक्शन यह है कि मैरिज सिर्फ इंडिविजुअल्स का यूनियन नहीं है, बल्कि एक टोटल सोशल फैक्ट है। ये एक एक्सचेंज ऑफ वुमेन है जिन्हें उन्होंने सिंबल्स के रूप में देखा बिटवीन ग्रुप्स टू एंश्योर पीस एंड क्रिएट बॉन्ड्स। आपके आंसर के बॉडी के लिए परफेक्ट पैरेलल है ब्रोनिस्लाव मेलानोव्स्की की 1922 की स्टडी ऑफ द ट्रोब्रियन आइलैंडर्स कूला रिंग। ओह, द कूला रिंग, मुझे याद है। वो लोग आइलैंड्स के बीच सिंबॉलिक नेकलेसेस और आर्म बैंड्स एक सर्कुलर फैशन में एक्सचेंज करते थे। तो इसका क्या कनेक्शन है? जैसे ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स के एक्सचेंज से रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट बिल्ड करते थे, लीवी स्ट्रॉस ने आर्ग्यू किया कि सोसाइटीज मैरिज के थ्रू वुमेन के एक्सचेंज से अलायंसेस बिल्ड करती हैं। ये सिंबॉलिक एक्सचेंज का अल्टीमेट फॉर्म है। अच्छा। उन्होंने इस एक्सचेंज के काम करने के तरीके को दो रेसिप्रोसिटी मॉडल्स में भी तोड़ा। पहला है रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, जो डायरेक्ट और सिमेट्रिकल होता है। ग्रुप ए एक वुमेन ग्रुप बी को देता है और ग्रुप बी एक वुमेन ग्रुप ए को वापस देता है। सिंपल। और दूसरा है जनरलाइज्ड एक्सचेंज, जो इनडायरेक्ट और एसिमेट्रिकल है। यहाँ ग्रुप ए बी को देता है, बी सी को देता है और सी वापस ए को देता है, एक लंबी चेन बनाते हुए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जनरलाइज्ड एक्सचेंज बड़ी सोसाइटीज के लिए ज्यादा इंटीग्रेटिव है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल है हमारे पास? एब्सोल्युटली। द कचिन ऑफ बर्मा जनरलाइज्ड एक्सचेंज का यूज करके एक सर्कुलरी कॉन्यूबियम क्रिएट करते हैं, जैसा कि लेवी स्ट्रॉस ने कहा, जो कई अलग अलग ग्रुप्स को एक बड़े स्टेबल नेटवर्क में जोड़ता है। तो कंक्लूजन ये है कि इन एक्सचेंज सिस्टम्स के थ्रू स्ट्रेंजर्स एलाइज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इसी से सोसाइटी का फैब्रिक बनता है। राइट। वेट अ सेकंड, वुमेन को एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज फ्रेम करना, ये आज के टाइम में काफी प्रॉब्लमैटिक लगता है। क्या लगता है? एब्सोल्युटली। और ये फेमिनिस्ट क्रिटिक का एक सेंट्रल पॉइंट है, जिसे गेल रूबन जैसे स्कॉलर्स ने आर्टिकुलेट किया है। हमें इसे लेवी स्ट्रॉस का ओरिजिनल और काफी डेटेड फॉर्मुलेशन समझना चाहिए, लेकिन आपको अपने आंसर में ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि आप इसकी सीवियर लिमिटेशंस और प्रॉब्लमैटिक इंप्लीकेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ओके, हाई स्कोर करने के लिए एक और सवाल। सोर्स में रिस्ट्रिक्टेड वर्सेस जनरलाइज्ड एक्सचेंज के लिए एक टेबल मेंशन है। एक स्टूडेंट उसे एग्जाम में स्मार्टली कैसे यूज कर सकता है? एक टेबल हाई स्कोर्स के लिए फैंटास्टिक टूल है। ये थॉट की क्लैरिटी दिखाता है और आपको कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को कंसाइजली प्रेजेंट करने देता है। आप स्ट्रक्चर्स, मैकेनिज्म्स और एग्जांपल्स जैसे बायलैटरल वर्सेस मेट्रोलैटरल क्रॉस कजन मैरिज को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। इट स्क्रीम्स ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ग्रेट टिप। खुला रिंग को मैरिज से कनेक्ट करना एक आंसर को ज्यादा मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाता है? इसका फायदा क्या है? ये एनालिटिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेट करता है। आप सिर्फ एक थ्योरी रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग एथनोग्राफिक स्टडीज में पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक एक्सचेंज के अंडरलाइंग प्रिंसिपल की गहरी समझ दिखाता है, जो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है। ओके, तो ये दिखाता है कि आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। जनरलाइज्ड एक्सचेंज में ग्रुप ए बी को देता है, बी सी को और सी ए को। ग्रुप ए को कैसे भरोसा होगा कि उन्हें इवेंचुअली ग्रुप सी से एक वुमन वापस मिलेगी? ये तो रिस्की लगता है। यही तो पॉइंट है। इसके लिए एक बहुत हायर लेवल ऑफ सोशल ट्रस्ट की जरूरत है। ये पूरी सोसाइटी को ज्यादा कोहिसिव होने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि हर कोई दूसरे पर डिपेंडेंट है कि वो आगे अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगा। ये एक सिंपल टू वे ट्रेड से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत सोशल फैब्रिक बनाता है। हाँ, तो रिस्क ही वो फीचर है जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कूल। फाइनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। 15 मार्क के आंसर में मैं बाइनरी ऑपोजिट्स वर्सेस एक्सचेंज को कितनी स्पेस दूं? 50-50। यस, 50-50 स्प्लिट आइडियल है। उन्हें एक ही चीज के दो हिस्से समझो। पहले हाफ में प्रॉब्लम, बाइनरी ऑपोजिट्स टेंशन क्रिएट करते हैं, एक्सप्लेन करो, और दूसरे हाफ में सोल्यूशन, एक्सचेंज टेंशन रिजॉल्व करता है। ये एक बैलेंस्ड और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। परफेक्ट। ओके, सबके लिए प्रैक्टिस टाइम। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टेड एंड जनरलाइज्ड एक्सचेंज यूजिंग अ सिंपल डायग्राम। इसे ड्रॉ करके देखो, फ्लो को इमेजिन करो। एक्सीलेंट। तो मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लेवी स्ट्रॉस आर्ग्यू करते हैं कि मैरिज के थ्रू विमेन का एक्सचेंज वो कोर मैकेनिज्म है जो बाइनरी टेंशन्स को रिजॉल्व करता है और सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाता है। याद रखना। तो लेवी स्ट्रॉस ने हमें एक ग्रैंड एलिगेंट थ्योरी दी, लेकिन क्या ये परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं। और ये हमें अपने अगली बड़े सवाल पर लाता है, एक 30 मार्कर फ्रॉम 2009।
हाँ, अब आते हैं क्रिटिसिज्म्स पर। What are the major criticisms of the theory of structuralism as propounded by Claude Lévi-Strauss, 30M 2009? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है। ओके, तो क्या गलत हुआ? क्रिटिक्स को इस खूबसूरत थियरी में दरारें कहाँ मिली? द क्रिटिक्स आर पावरफुल और वो थियरी को मल्टीपल एंगल से अटैक करती हैं। एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए आप उन्हें दो मेन बकेट्स में ग्रुप कर सकते हैं। पहला मेथोडोलॉजिकल एंड एम्पेरिकल डिफिशिएंसीज और दूसरा थ्योरेटिकल रिडक्शनिज्म। ठीक है, पहला बकेट है मेथड और प्रूफ में फ्लॉज। सोर्स में एक बहुत अच्छा एनालॉजी यूज किया है। इट्स लाइक बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल स्काईस्क्रेपर ऑन अ वीक फाउंडेशन। दूर से इंप्रेसिव लगता है लेकिन पास से उतना स्टेबल नहीं हो सकता। तो पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इस सेक्शन का इंट्रोडक्शन ये है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म साइंटिफिक थ्योरी से ज्यादा फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है। इसके आर्ग्यूमेंट की बॉडी में 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, द थ्योरी इज फंडामेंटली एहिस्टोरिकल एंड स्टैटिक। इज हिस्टोरिकल मतलब ये एक सोसाइटी की सिंगल फोटोग्राफ लेने जैसा है। एक मोमेंट कैप्चर करता है लेकिन पूरी मूवी को इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करता है, जिसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंक्रोनिक स्टडी कहते हैं, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल चेंज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं, वो स्टैटिक नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर आप हिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं तो आप आधी कहानी मिस कर रहे हैं। और क्या? दूसरा, देयर इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक प्रूफ। ये सेंट्रल आइडिया कि ये बाइनरी मेंटल स्ट्रक्चर्स यूनिवर्सल हैं, एक अनप्रूवन अजम्पशन है। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि हमारे ब्रेन्स इस तरह से हार्डवायर्ड हैं। ये एक इन्फरेंस है, प्रूवन फैक्ट नहीं। ओके, सो इट्स अ गेस। एक एजुकेटेड गेस पर गेस। तीसरा, एम्पिरिकल ओवर जनरलाइजेशन। लेवी स्ट्रॉस ने डुअलिज्म के बारे में यूनिवर्सल क्लेम्स करने के लिए मॉइटीज का एग्जाम्पल यूज किया, लेकिन क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि मॉइटीज एक्चुअली काफी रेयर हैं। ये एक बहुत स्मॉल सैंपल साइज से बहुत बड़ा जनरलाइजेशन है। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि ये मेथोडोलॉजिकल गैप्स थ्योरी को इस चार्ज के लिए वल्नरेबल बना देते हैं कि ये रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है। ओके, चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, ए हिस्टोरिकल होना सोशल साइंसेज में इतना बड़ा पाप क्यों है? सोचो जरा। क्योंकि कल्चर अपने हिस्ट्री का प्रोडक्ट है। हिस्ट्री को इग्नोर करने का मतलब है कि आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक सोसाइटी आज जैसी है वैसी क्यों है। आप उसके डेवलपमेंट की पूरी कहानी मिस कर देते हैं। आपको सिर्फ क्या मिलता है, कैसे या क्यों नहीं। 30 मार्क के क्वेश्चन के लिए इन मेथोडोलॉजिकल क्रिटिक्स से शुरू करना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्ट्रैटेजी है। ये थ्योरी के फाउंडेशन को ही चैलेंज करती है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ आइडियाज के बारे में नहीं, बल्कि नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट और वैलिडेट होती है उसके बारे में भी क्रिटिकली सोच रहे हैं। ये दिखाता है कि आप एक सोफिस्टिकेटेड थिंकर हैं। ओके, तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ फैक्ट्स रिपीट नहीं कर रहे। उनके ओवर जनरलाइजेशन पर एक सवाल, मॉइटीज के अलावा कोई और एग्जाम्पल है जहां उन्होंने ऐसा किया? यस, उनका मिथोलॉजी पर काम, जैसे द रॉ एंड द कुक्ड, उस पर भी यही क्रिटिसिज्म लगा। वो एक छोटी अमेजोनियन ट्राइब में एक बाइनरी स्ट्रक्चर वाला मिथ ढूंढते थे और फिर सजेस्ट करते थे कि ये स्ट्रक्चर सारी ह्यूमन मिथोलॉजी की चाबी है। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि वो अपनी ग्रैंड थ्योरी में फिट करने के लिए एविडेंस चेरी पिक कर रहे थे। तो उनके पास एक खूबसूरत हथौड़ा था और उन्हें सब कुछ कील जैसा दिख रहा था। ओके, चलो क्रिटिसिज्म्स के दूसरे बकेट पर चलते हैं। ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। राइट, दिस इज अबाउट थ्योरेटिकल रिडक्शनिज्म एंड निग्लेक्ट ऑफ एजेंसी। ओके, ये सेट ऑफ क्रिटिसिज्म्स आर्ग्यू करता है कि थ्योरी ह्यूमन लाइफ को ओवर सिंप्लीफाई करती है और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें हमारी फ्री विल से डिनाई करती है। कोर मैसेज है, लोग मेंटल कोड से प्रोग्राम्ड रोबोट्स नहीं हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि थ्योरी को बहुत डिटर्मिनिस्टिक माना जाता है। बॉडी में पहला पॉइंट है रिडक्शनिज्म। एडमंड लीच जैसे थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि थ्योरी रिडक्शनिस्टिक एंड अनन्यूआंस्ड है। ये कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज को साफ सुथरे बाइनरी बॉक्सेस में फोर्स करती है जहां वो हमेशा फिट नहीं होती। लाइफ मेसी है और ग्रे एरिया से भरी है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। सही है। ये सीधे दूसरे पॉइंट पर ले जाता है, नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। स्ट्रक्चरिज्म में इंडिविजुअल चॉइसेस, इमोशंस या क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। ये ह्यूमन एजेंसी, हमारी चॉइसेस लेने की एबिलिटी को अकाउंट करने में पूरी तरह फेल हो जाता है। और फिर वो बड़ा वाला पॉइंट आता है जिसे हमने पहले टच किया था, द कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। ये एक मैसिव एथिकल और थ्योरेटिकल फ्लॉ है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने थ्योरी को विमेन को पैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करने के लिए जमकर क्रिटिसाइज किया। ट्रैफिक इन विमेन, जैसा कि गेल रूबिन ने कहा, को सोसाइटी का फंडामेंटल ग्लू बनाकर थ्योरी सिर्फ एक पेट्रियार्कल सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं करती, ये उसे इम्प्लिसिटली रीइंफोर्स करती है, उसे एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल लॉ के रूप में प्रेजेंट करके। और फाइनली, एथनोसेंट्रिज्म। यूनिवर्सल होने का दावा करने के बावजूद वो जिस बाइनरी लॉजिक की बात करते हैं वो अक्सर वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे नॉन वेस्टर्न कल्चर्स पर एक वेस्टर्न सोच थोपने का रिस्क है। तो कंक्लूजन ये है कि हिस्ट्री, एजेंसी और जेंडर को इग्नोर करके स्ट्रक्चरलिज्म ह्यूमन सोशल लाइफ की एक बहुत ही इनकम्प्लीट और स्क्यूड पिक्चर प्रेजेंट करता है। ओके, चलो सवालों पर आते हैं। एजेंसी का एक अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है जो स्ट्रक्चरलिज्म को सीधे कॉन्ट्रडिक्ट करता है? किसी का अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ प्यार के लिए शादी करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। या एक आर्टिस्ट का म्यूजिक का एक बिल्कुल नया जॉनरा क्रिएट करना जो सारे पुराने रूल्स तोड़ दे। ये इंडिविजुअल विल के एक्ट्स हैं, किसी प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं। और मेरे आंसर के लिए, क्या फेमिनिस्ट क्रिटिक एक अलग मेजर पॉइंट होना चाहिए? ये कितना इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली, यूज अपनी एक डेडिकेटेड स्पेस मिलनी चाहिए। ये सबसे पावरफुल और इंड्योरिंग क्रिटिक्स में से एक है। इसको डिस्कस करना दिखाता है कि आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के क्रिटिकल एथिकल डायमेंशन से अवेयर हैं, जिससे आपको जरूर हायर मार्क्स मिलेंगे। ग्रेट। इसके सोर्स मटेरियल में रिबटल्स की एक टेबल दी गई है।
एक स्टूडेंट उसे एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के लिए इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकता है? एक टेबल एक लॉन्ग फॉर्म आंसर के लिए एक ब्रिलियंट टूल है। ये आपको की क्रिटिक्स जैसे लीच, रूबिन, मार्विन हैरिस और उनके कोर आर्ग्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल, फेमिनिस्ट, फंक्शनल्स को जल्दी और साफ साफ समराइज करने देता है। इट स्क्रीम्स ऑर्गेनाइज थिंकिंग और आपको कम टाइम में ज्यादा ग्राउंड कवर करने में हेल्प करता है। तो ये आंसर में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पैक करने का एक स्मार्ट तरीका है। ओके, एक कंटेंट क्वेश्चन। इथनोसेंट्रिज्म से आपका क्या मतलब है? लीवी स्ट्रॉस तो यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो एक कल्चर पर फोकस करने का ऑपोजिट है। यही तो पैराडॉक्स है। वो यूनिवर्सल्स ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो टूल्स यूज किए, ये साफ बाइनरी ऑपोजिशंस जैसे नेचर, कल्चर, रॉ, कुक्ड, वो वेस्टर्न फिलॉसफी की हिस्ट्री में डीपली रूटेड है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि वो दुनिया को ऑर्गेनाइज करने का एक वेस्टर्न तरीका दूसरी कल्चर्स पर प्रोजेक्ट कर रहे थे और उसे यूनिवर्सल कह रहे थे। आई सी, तो वो जिस लेंस से देख रहे थे वो कल्चरली बायस्ड था। ओके, एक आखिरी स्ट्रक्चर क्वेश्चन। 30 मार्कर के लिए क्या मैं सिर्फ इन क्रिटिसिज्म्स को लिस्ट कर दूं या मुझे ये दिखाना चाहिए कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं? उन्हें कनेक्ट करना ही एक टॉप टियर आंसर की चाबी है। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि थ्योरी का ए हिस्टोरिकल नेचर उसके निग्लेक्ट ऑफ एजेंसी की तरफ ले जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में ही लोग चॉइसेस बनाते हैं और चेंज क्रिएट करते हैं। इन कनेक्शंस को दिखाना प्रूव करता है कि आपके पास एक गहरी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ना कि सिर्फ याद किए हुए पॉइंट्स की लिस्ट। परफेक्ट। ओके, अब आपकी प्रैक्टिस की बारी। इन वन सेंटेंस ईच समराइज द 4 बिग थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म्स। उन्हें अभी रिहर्स करो। रिडक्शनिज्म, neglect of agency, commodification of women and ethnocentrism. Excellent. तो मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, स्ट्रक्चरलिज्म को स्टैटिक, अनसाइंटिफिक, डिटर्मिनिस्टिक और एथिकली प्रॉब्लमैटिक होने के लिए, स्पेशली एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। याद रखना। तो अगर लीवी स्ट्रॉस की थियरी इतनी फ्लॉड थी, तो क्या उसे कचरे में फेंक दिया गया? नहीं। और यहीं पर आज का हमारा आखिरी सवाल आता है, एक फैसिनेटिंग फिगर पर एक शॉर्ट नोट। हाँ, एडमंड आर लीच। एडमंड आर लीच 1993, और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है बताइए। the shift from static structural functionalism to a dynamic process-oriented cognitive analysis of oscillating equilibrium and mediation. लीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। उन्हें एंग्लोफोन पवेयर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को ये समझाया, लेकिन वो इसके सबसे तेज क्रिटिक भी थे। उन्होंने मशीन ली, उसके फ्लॉज देखे और उसे अपग्रेड करने की कोशिश की। उनका बड़ा मंत्र था, सोसाइटी इज अ प्रोसेस इन टाइम। Correct. लीच ने स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसे डायनामिक बना दिया। उन्होंने एक बहुत रिजिड सिस्टम में मोशन, कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्विटी इंट्रोड्यूस की। चलो उनके सबसे फेमस आइडिया से शुरू करते हैं। टॉपिक 1, ऑसिलेटिंग इक्विलिब्रियम एंड सोशल चेंज। ये oscillating equilibrium क्या है? फिजिक्स लैब की कोई चीज लगती है? इसका इंट्रोडक्शन ये है कि लीच ने सोसाइटी के परमानेंट इक्विलिब्रियम में होने के पुराने आइडिया को डिमोलिश कर दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सोसाइटीज एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ ऑसिलेटिंग इक्विलिब्रियम में होती है, एक पेंडुलम की तरह, जो हमेशा अलग-अलग पॉलिटिकल फॉर्म्स के बीच स्विंग करती रहती हैं। अच्छा, उनकी फेमस स्टडी ऑफ द कचिन ऑफ हाईलैंड बर्मा आपके आंसर के बॉडी के लिए की एग्जांपल है। तो उन्हें वहां कचिन के साथ क्या मिला? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कचिन एक स्टेबल सिस्टम नहीं थे। उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिटरली 2 पोल्स के बीच ऑसिलेट करता था। एक तरफ आपके पास एक एगैलिटेरियन, ऑलमोस्ट एनार्किक सिस्टम था जिसे गमलाओं कहते थे। दूसरी तरफ एक ऑटोक्रेटिक, हायरार्किकल सिस्टम था जो पड़ोसी शान किंगडम्स पर मॉडल किया गया था। और बीच में एक मिक्स्ड फॉर्म था जिसे गुम्सा कहते थे। सोसाइटी हमेशा इनफ्लक्स में रहती थी, इन टाइप्स के बीच मूव करती रहती थी, ड्रिवन बाय इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस और इंडिविजुअल एम्बिशंस। तो कंक्लूजन ये है कि सोशल स्ट्रक्चर एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट नहीं है, ये चेंज का एक डायनामिक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कूल ना? ओके, पहला सवाल, ये ऑसिलेटिंग इक्विलिब्रियम पुरानी थ्योरीज पर डायरेक्ट अटैक कैसे है? पुराना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, रैडक्लिफ ब्राउन जैसे थिंकर्स का, सोसाइटी को एक स्टेबल ऑर्गेनिज्म की तरह देखता था जहां हर पार्ट हार्मनी मेंटेन करने के लिए काम करता था। लीच ने कहा, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज एबेरेशंस नहीं है, वो सिस्टम में ही बिल्ट इन है, ऑसिलेशन नॉर्म है, स्टेबिलिटी नहीं। लीच पर एक आंसर में कचिन स्टडी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल क्यों है? मुझे उसे इंक्लूड करना ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो उनका प्रूफ है। कचिन स्टडी वो एम्पिरिकल डेटा है जो उनकी पूरी थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन को ग्राउंड करता है। इसके बिना उनकी थ्योरी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। कचिन स्टडी उसे रियल और कन्विंसिंग बनाती है। ये आपका एविडेंस है। तो लीच बेसिकली कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम में एक बग नहीं है, ये एक फंडामेंटल फीचर है, ये सोशल लाइफ का इंजन है। दैट्स अ परफेक्ट वे टू पुट इट। अब उनके दूसरे बड़े कंट्रीब्यूशन पर आते हैं। टॉपिक 2, कैटेगराइजेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ मीडिएशन। क्या वो भी बाइनरी ऑपोजिट्स में बिलीव करते थे? यस। और ये आपका इंट्रोडक्शन है। लीच लेवी स्ट्रॉस से अग्री करते थे कि हमारे ब्रेन्स दुनिया को ऑपोजिट्स में कैटेगराइज करते हैं। उन्होंने इसे कटिंग अप द कंटिन्यूम कहा, लेकिन उनके पास इससे पैदा होने वाली टेंशन से डील करने का एक बहुत अलग सोल्यूशन था। अच्छा, क्या सोल्यूशन था? मुझे ये एनालॉजी पसंद है। अगर लेवी स्ट्रॉस का सोल्यूशन एक्सचेंज था, 2 अलग बॉक्सेस के बीच ट्रेडिंग, तो लीच का सोल्यूशन मीडिएशन था, एक ब्रिज बनाना जो बॉक्सेस को कनेक्ट करता है। तो ये मीडिएशन कैसे काम करता है? आंसर के बॉडी के लिए एक्सप्लेन कीजिए कि मीडिएशन ऑपोजिट्स के बीच टेंशन को रिजॉल्व करने की चाबी है। एक मीडिएटिंग कैटेगरी वो है जो एम्बिग्युअस हो, जिसमें दोनों साइड्स के एलिमेंट्स हों और इसीलिए वो गैप को ब्रिज करे। उन्होंने ब्रिलियंट एग्जांपल्स दिए। जैसे हिंदू देवता गणेश, जिनका एनिमल हेड एक ह्यूमन बॉडी पर है, वो सिंबॉलिकली नेचर वर्सेस कल्चर के बाइनरी को मीडिएट करते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट रेड स्टॉप और ग्रीन गो के बीच मीडिएट करती है, ये इन बिटवीन स्टेट है। अच्छा,
एक वेडिंग रिचुअल एक प्रोसेस है जो बैचलर टू मैरिड के स्टेटस चेंज को मीडिएट करता है। तो कंक्लूजन ये है कि मीडिएशन सिर्फ वुमेन के एक्सचेंज से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और वाइड स्प्रेड कॉग्निटिव टूल है। ये हर जगह हर वक्त हो रहा है। ओके, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए मीडिएशन एक्सचेंज से ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट क्यों है? ये बहुत ब्रॉडर है। एक्सचेंज एक स्पेसिफिक सोशल ट्रांजैक्शन है, मीडिएशन एक सिंबॉलिक और कॉग्निटिव प्रोसेस है जो गॉड्स, कलर्स, रिचुअल्स, प्लेसेस, ऑलमोस्ट हर चीज पर अप्लाई हो सकता है। ये सोचने के लिए एक ज्यादा यूनिवर्सल टूल है। एक स्टूडेंट ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल अपने आंसर को स्टैंड आउट करने और एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे यूज कर सकता है? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ये सिंपल, मॉडर्न और तुरंत रिलेटेबल है। ये दिखाता है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, जो सच्ची समझ का साफ साइन है और एग्जामिनर को इंप्रेस करने का एक बेहतरीन तरीका है। येट्स ने फेमसली कहा था, अनसेटलिंग ओल्ड डॉगमास डजंट मीन सेटलिंग इनटू द न्यू वंस। मैं इस कोट को अपने आंसर में कैसे यूज कर सकता हूँ? ये क्या दिखाता है? उस कोड को अपने कंक्लूजन में यूज करना फैंटास्टिक रहेगा। ये दिखाता है कि वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकर थे। वो एक फाइनल परफेक्ट थ्योरी ढूंढने के बजाय लगातार सवाल करने में विश्वास रखते थे। ये दिखाता है कि आप उनके इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट की आत्मा को समझते हैं। सबके लिए फाइनल प्रैक्टिस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अ वेडिंग रिचुअल। इसे जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। ग्रेट जॉब। तो मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, लीच ने स्ट्रक्चरलिज्म को अपने ऑसिलेटिंग इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से डायनामिक बनाया और हमारी दुनिया को स्ट्रक्चर करने वाले बाइनरी ऑपोजिशंस को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन को की कॉग्निटिव टूल के रूप में इंट्रोड्यूस किया। Phew, what an incredible long और detailed journey through the very structures of human thought and society. चलो, जो कुछ भी हमने सीखा उसका एक सुपर क्विक फाइनल रिकैप करते हैं। एब्सोल्युटली। आज हमारी सुपर डीप एक्सप्लोरेशन ने कवर किया। पहला, फर्स्ट, ऑन लेवी स्ट्रॉस's किनशिप थ्योरी हमने सीखा कि ब्रॉड माइक्रो थीम, कॉग्निटिव पैटर्न्स और रेसिप्रोसिटी के बारे में था, जो सोसाइटी को शेप करते हैं। हमने देखा कि उनके लिए सोसाइटी एक लैंग्वेज है जो नेचर कल्चर जैसे बाइनरी ऑपोजिट्स पर बनी है, जिसमें मैरिज के थ्रू वुमेन का एक्सचेंज अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ने वाली ग्रामर का काम करता है। ओके, सेकंड, सेकंड, ऑन द क्रिटिसिज्म्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म हमने लिमिटेशंस और एकेडमिक रिबटल्स को देखा। हमने देखा कि इस पावरफुल थियरी को अहिस्टोरिकल, साइंटिफिकली अनप्रूवन, इंडिविजुअल फ्री विल को इग्नोर करने और उसके कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन जैसे डीपली प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट के लिए चैलेंज किया गया। और आखिर में लीच। ऑन थर्ड, ऑन एडमंड लीचेस डायनामिक स्ट्रक्चरलिज्म हमारा थीम स्टैटिक से डायनामिक एनालिसिस की तरफ शिफ्ट था। हमने डिस्कवर किया कि कैसे लीच ने ऑसिलेटिंग इक्विलिब्रियम के अपने आइडिया से थ्योरी में लाइफ और टाइम इंजेक्ट किया और ऑपोजिट्स के बीच टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए एक ज्यादा फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन मीडिएशन प्रोवाइड किया। तो यहाँ एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट है आपके लिए। लेवी स्ट्रॉस और लीच दोनों ने आर्ग्यू किया कि हमारे माइंड्स फंडामेंटली दुनिया को पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स में देखने के लिए वायर्ड है। आज के हाइपरपोलराइज्ड वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है कि ये एंशिएंट मेंटल वायरिंग हमारी मदद कर रही है या हमें नुकसान पहुंचा रही है? क्या हमारे ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम 21st सेंचुरी की कम्प्लेक्सिटी से कोप करने में स्ट्रगल कर रहा है? थोड़ा सोच लो। हमें नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ। वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। और अगर आपको ये सुपर इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया और आप थोड़ा और इन्फॉर्म्ड फील कर रहे हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, उस लाइक बटन को हिट करें और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो अपनी लर्निंग जर्नी पर हैं। अगले डीप डाइव तक कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं।